हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 14 करेंगे और आज से हम अपने सिलेबस का टॉपिक नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, दैट इज थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये छोटा सा ही टॉपिक है, होपफुली 2 पार्ट्स के अंदर कवर हो जाएगा। आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे। इससे पहले हमने सिलेबस के 6 टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर वो सारे लेक्चर्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूट इज डैश। आपको बताना है एट्रीब्यूट की लिटरल मीनिंग क्या आती है, डिक्शनरी मीनिंग क्या आती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज क्वालिटी। अगर हम किसी भी पॉपुलेशन की बात करेंगे या किसी भी इंडिविजुअल की बात करेंगे, हर एक इंडिविजुअल में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्वांटिटेटिव नेचर के और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्वालिटेटिव नेचर के। ये जो हमारे क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दे आर आल्सो नोन एज वेरिएबल्स, और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर आल्सो नोन एज एट्रीब्यूट्स। ये हमारे वेरिएबल्स जो होते हैं, दे कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, हाउएवर जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, they cannot be measured in numbers. They can be measured from the perspective of either presence or absence of that particular attribute. अगर हम एग्जाम्पल्स लेंगे, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की एग्जाम्पल्स आती है आपकी एज, आपका वेट, आपकी हाइट, आपके मार्क्स। इसी पैटर्न पे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की एग्जांपल्स आती हैं लाइक ऑनेस्टी, ब्यूटी, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से याद रखोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इन स्टैटिस्टिक्स द टर्म डैश इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सम क्वालिटी और क्वालिटीज। आपको बताना है स्टैटिस्टिक्स में हम कौन सा डेटा मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और क्वालिटीज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज एट्रीब्यूट। ये वाला क्वेश्चन जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट। आपको बताना है गिवन आर द 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं आती है एट्रीब्यूट की। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज वेट। वेट क्या है? ये एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि ये एक वेरिएबल है जिसको हम मेजर कर सकते हैं नंबर्स में। हाउएवर एट्रीब्यूट्स को हम नंबर्स में मेजर नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इन डैश डेटा एट्रीब्यूट्स अंडर स्टडी कैन नॉट बी मेजर्ड। आपको बताना है किस डेटा में एट्रीब्यूट्स अंडर स्टडी जो होंगे उनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं नंबर्स में। उस डेटा को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। द क्लासिफिकेशन in which the units of the population are divided into 2 exhaustive mutually exclusive classes is called. आपको बताना है कि वो कौन सी क्लासिफिकेशन होती है। उस क्लासिफिकेशन का नाम आपको बताना है जहां पे हम अपने पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं 2 क्लासेस में, और वो 2 क्लासेस क्या होने चाहिए? एग्जॉस्टिव एज वेल एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इन दोनों टर्म्स की मीनिंग हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है। ठीक है, ये आपको होपफुली पता होगी। तो ऐसी क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं डायकोटोमस क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इफ एनी क्वालिटी
is measured in terms of its presence or absence, then it is termed as. अगर हम कोई भी क्वालिटी मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वालिटी, तब हम उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, दैट इज बाइनरी डेटा. ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था. अगर आपके पास वो क्वालिटी होगी तो प्रेजेंस है एट्रीब्यूट की, तो उसका हम एक क्लास बनाएंगे. अगर क्वालिटी आपके अंदर नहीं अवेलेबल है तो वो एब्सेंस में आ जाएगा, उसके लिए हम एक अलग से क्लास बनाएंगे. तो यहां पे क्योंकि दो क्लासेस आ रहे हैं तो मोस्ट सुटेबल आंसर यहां पे रहेगा बाइनरी. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. द प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय डैश एंड देयर एब्सेंस इज डिनोटेड बाय डैश. आपको बताना है किसी भी पॉपुलेशन में या किसी भी इंडिविजुअल में अगर कोई एट्रीब्यूट प्रेजेंट होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर वो एट्रीब्यूट एब्सेंट होगा तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज इंग्लिश अल्फाबेट एंड ग्रीक अल्फाबेट. अगर एट्रीब्यूट प्रेजेंट होगा तो उसको हम इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, लाइक ए बी सी डी ऐसे करके. और अगर वो वाला एट्रीब्यूट एब्सेंट होगा तो उसको हम ग्रीक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे करके. ये जो हमारे ए बी सी डी होते हैं ना, इनको हम कभी कभी बोलते हैं पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स भी, और ये जो अल्फा बीटा गामा होता है इनको हम बोलते हैं नेगेटिव एट्रीब्यूट्स भी. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में. डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन देमसेल्व्स आर कॉल्ड डिफरेंट डैश एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस असाइन्ड टू देम आर कॉल्ड डैश which are denoted by bracketing the class symbols. आपको बताना है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स अपने आप में ही क्या बन जाते हैं? क्लासेस. और जितनी भी ऑब्जर्वेशंस उस क्लास के अंदर होंगी उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास फ्रीक्वेंसी. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर. ठीक है. और लेटर से अगर हमारे पास कोई क्लास है ए, और लेटर से अगर इसमें 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कि क्लास फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है? 10. अब क्लास फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लास की सिंबल लेते हैं और इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसकी मदद से हम क्लास फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में. द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टाइप ए बी ए सी ए बी सी एटसेट्रा विच इन्वॉल्व ओनली पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड डैश. आपको बताना है वो क्लास फ्रीक्वेंसीज जिनमें खाली पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज. ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. और वो क्लास फ्रीक्वेंसीज जहां पे हमारे पास खाली नेगेटिव एट्रीब्यूट्स होंगे उनको हम बोलते हैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज. एज एन एग्जांपल अल्फा बीटा, लाइक कॉम्बिनेशन अल्फा बीटा. तो यहां पे खाली क्या आ रहे हैं? नेगेटिव एट्रीब्यूट्स. ऐसे क्लास फ्रीक्वेंसीज को हम बोलते हैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज. और अगर हमारे क्लास फ्रीक्वेंसीज में दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, एज एन एग्जांपल अल्फा और साथ में होगा बी, तो यहां पे कुछ एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं पॉजिटिव और कुछ एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं नेगेटिव. ठीक है. तो ऐसी क्लास फ्रीक्वेंसीज को हम बोलते हैं कॉन्ट्ररी फ्रीक्वेंसीज. ये भी आप अच्छे से याद रखोगे. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में. फॉर डाइकोटोमस एट्रीब्यूट्स द प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट इज टर्म्ड एज द डैश. आपको बताना है डाइकोटोमस एट्रीब्यूट्स में प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज पॉजिटिव क्लास. ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी. अ क्लास रिप्रेजेंटेड बाय n एट्रीब्यूट्स. अगर हमारे क्लास में n नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे इज कॉल्ड अ क्लास ऑफ डैश ऑर्डर. तब हम उस क्लास को क्या बोलते हैं? क्लास ऑफ विच ऑर्डर? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज nth ऑर्डर. ठीक है. फिलहाल के लिए आप ऐसे इसको याद रखोगे, अभी आपको एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12. ए बी ए गामा एटसेट्रा आर क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ डैश. आपको बताना है ए बी जो हम यहां पे ले रहे हैं, या आप ए वाई भी आप इसको बोल सकते हो. ठीक है. ये क्या है? क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ विच ऑर्डर? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 2 ऑर्डर, या सेकंड ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज भी आप इनको बोल सकते हो, बिकॉज इनमें कितने कितने एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं? 2 एट्रीब्यूट्स.
और अगर n एट्रीब्यूट्स होंगे तो उसको हम बोलते हैं nth ऑर्डर, अगर 2 एट्रीब्यूट्स होंगे उसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर या 2 ऑर्डर। ये वाला क्वेश्चन JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है अगेन। ABC, XBC एटसेट्रा आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ डैश। आपको बताना है ABC, XBC ये फ्रीक्वेंसीज किस ऑर्डर की है, बिकॉज इनमें 3 एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, तो इनको हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसीज ऑफ थर्ड ऑर्डर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। और ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। द क्लासेस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर आर नोन एज डैश। आपको बताना है क्लासेस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ये क्या होता है। अभी मैं आपको ये भी एग्जांपल से ही समझाने की कोशिश करूंगा, फिलहाल आप इसको डायरेक्टली याद रखोगे। दे आर नोन एज अल्टीमेट क्लासेस। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। हाईएस्ट ऑर्डर क्लासेस को हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसीज को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। ये भी आप फिलहाल के लिए एज इट इज याद रखोगे, और ये वाला क्वेश्चन JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। अभी हम 1-2 न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहां पे मैं आपको ये थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द नंबर ऑफ अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू। आपको बताना है नंबर ऑफ अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। ये स्टेटमेंट भी आप याद रखोगे अच्छे से। नंबर ऑफ अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 17। द टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज कितनी होती है, तो वो उसके लिए फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं 2 raised to power n। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इफ द मेजरमेंट्स आर टेकन ओवर 2 different attributes फॉर सेम सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, देन टू रिप्रेजेंट द डेटा डैश आर यूज्ड। आपको बताना है कि अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, आर टेकन ओवर 2 different attributes, अगर हम 2 एट्रीब्यूट्स को मेजर कर रहे हैं किसी भी सेट ऑफ इंडिविजुअल्स के रिगार्डिंग, टू रिप्रेजेंट द डेटा। अब इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किन टेबल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज कंटिजेंसी टेबल। ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज, n का वैल्यू दिया गया है इक्वल टू 64, AB का वैल्यू दिया गया है इक्वल टू 9, A का वैल्यू दिया गया है इक्वल टू 23 एंड B का वैल्यू दिया गया है इक्वल टू 13। अब हमें क्या निकालना है, क्लास फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसकी, बीटा की। ठीक है, तो हम यहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे, कंटिजेंसी टेबल का इस्तेमाल करेंगे। और यहां पे हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं A एंड B। अगर मैं यहां पे इसके लिए कंटिजेंसी टेबल बनाऊंगा, एक एट्रीब्यूट आ रहा है A और इसका अपोजिट क्या आता है, अल्फा। सेम पैटर्न पे दूसरा एट्रीब्यूट आ रहा है B और इसका अपोजिट क्या आ रहा है, बीटा। ठीक है, मैं टेबल यहां पे कंटिजेंसी टेबल बना रहा हूं। ये कुछ इस पैटर्न पे बनेगा। फाइन। अब यहां पे बहुत सारा डेटा हमें दिया गया है, हम इस डेटा को यहां पे फिलअप करेंगे। यहां पे अगर हम देखेंगे ये सेल जो है, यहां पे क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगी, A और B की। यहां से A आ रहा है, यहां से B, तो कॉम्बिनेशन बन जाएगी AB। यहां पे कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगी, A बीटा। इसकी कॉम्बिनेशन क्या होगी, अल्फा B। इसकी कॉम्बिनेशन क्या होगी, अल्फा बीटा। और इस यहां पे रिप्रेजेंट होता है हमारा N। देखो यहां पे हमारे पास आ रहा है A, एक सेकंड, यहां पे हमारे पास आ रहा है A और यहां पे हमारे पास आ रहा है अल्फा। A और अल्फा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा B ओनली। इसी पैटर्न पे यहां पे आ जाएगा बीटा, यहां पे आ जाएगा A और यहां पे क्या आ जाएगा, अल्फा। अब हम यहां पे डेटा को फिलअप करेंगे। N का वैल्यू दिया गया है इक्वल टू 64, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं N का वैल्यू आ रहा है 64। AB का वैल्यू दिया गया है इक्वल टू 9, वो मैं यहां पे लिख लेता हूं।
उसके बाद ए का वैल्यू दिया गया है इक्वल टू 23, वो मैं यहां पे लिख लेता हूं। और उसके बाद बी का वैल्यू दिया गया है 13, तो वो मैं यहां पे लिख लेता हूं। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है? बीटा का वैल्यू। तो बीटा का वैल्यू हम सिंपली लिख सकते हैं यहां पे। बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? टोटल किसके बराबर आ रहा है? 64। टोटल एन का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है? 64। तो 13 को मैं क्या ऐड करूंगा ताकि नंबर क्या बन जाए? 64 बन जाए। 13 को मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा ताकि नंबर 16 बन जाए? 64 बन जाए 51। तो बीटा का वैल्यू यहां पे सिंपली क्या आ रहा है? 51। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। अब अगर आप बाकी फ्रीक्वेंसीज को भी निकालना चाहोगे वो भी आप आराम से निकाल सकते हो। ए बी का वैल्यू आ रहा है 9, टोटल ए का वैल्यू आ रहा है 23। तो 9 को हम क्या ऐड करेंगे ताकि नंबर 23 बन जाए? 14 यहां पे आ जाएगा। इसी पैटर्न पे बी का वैल्यू आ रहा है 13, ए बी का वैल्यू आ रहा है 9। तो यहां पे 9 को मैं क्या ऐड करूंगा ताकि नंबर 13 बन जाए? यहां पे 4 आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? 51 टोटल में आ रहा है। ए बीटा का वैल्यू आ रहा है 14। 14 को मैं क्या ऐड करूंगा ताकि वो 51 बन जाए? यहां पे आ जाएगा 37। और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? 41। तो इस तरीके से हम बाकी सारी की सारी क्लास फ्रीक्वेंसीज को निकाल सकते हैं। लेकिन हमें यहां पे खाली बताया गया था आप बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करो। तो बीटा का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है? 51। ये जो है दिस इज कॉल्ड 2x2 कंटिजेंसी टेबल, क्योंकि यहां पे हमारे पास खाली दो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं ए एंड बी। और मैंने आपको क्या बताया, अगर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स होंगे तो नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज किसके बराबर होती है? वो होती है बराबर 2 रेज टू पावर एन। वो होती है बराबर 2 रेज पावर एन। 2 रेज पावर एन मतलब हो गया नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने आ रहे हैं? 2। तो 2 रेज पावर 2 कितना हो गया? 4। यहाँ पे अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज कितनी आ जाएगी या अल्टीमेट क्लासेस कितने आ जाएंगे? 4। और वो कौन से 4 अल्टीमेट क्लासेस हैं? बीच वाले, ये वाले। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। द गिवन सेट ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ नन ऑफ देम इज डैश। आपको बताना है कि क्लास फ्रीक्वेंसीज, गिवन सेट ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज को हम बोल सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है अगर उनमें से एक भी क्लास फ्रीक्वेंसी क्या नहीं होगी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज नेगेटिव। अगर एक भी क्लास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होगी तब हम बोल सकते हैं दैट द सेट ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज इज कंसिस्टेंट। अगर एक भी क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो एट द टाइम हमारा सेट ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी क्या बन जाता है? इनकंसिस्टेंट। और ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 21। गिवन एन का वैल्यू इक्वल टू 2000, ए का वैल्यू दिया गया है इक्वल टू 1500, बी का वैल्यू दिया गया है 100, ए बी का वैल्यू दिया गया है 350। द डेटा इज, आपको बताना है कि ये जो डेटा हमें दिया गया है ये क्या है? इज इट कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और कैन नॉट डिटरमाइन। तो हमारे पास फिर से दो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं ए एंड बी। तो मैं क्या करूंगा? फिर से कंटिजेंसी टेबल का इस्तेमाल करूंगा। एक एट्रीब्यूट आ रहा है हमारे पास ए और दूसरा एट्रीब्यूट हमारे पास आ रहा है बी। ए का अपोजिट क्या आ जाएगा? अल्फा। बी का अपोजिट क्या आता है? बीटा। ठीक है। कंटिजेंसी टेबल को पहले ड्रॉ करेंगे। इस पैटर्न पे बनेगा ये। यहां पे वैल्यू आता है n। ओके, यहां पे अगर हम देखेंगे कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगी? ए बी। यहां पे कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगी? ए बीटा। यहां पे कॉम्बिनेशन बन जाएगी अल्फा बी और यहां पे कॉम्बिनेशन बन जाएगी अल्फा बीटा। यहां पे ए आ रहा है और यहां पे अल्फा आ रहा है। ए और अल्फा क्योंकि आपस में अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पे आ जाएगा बी, यहां पे इसी पैटर्न पे आ जाएगा बीटा, यहां पे आ जाएगा ए और यहां पे क्या आ जाएगा? अल्फा। ठीक है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। 3x3 कंटिजेंसी टेबल एग्जाम में आना थोड़ा सा मुश्किल ही है बिकॉज वो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव बन जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या डेटा हमें दिया गया है। हमें दिया गया है n का वैल्यू इक्वल टू 2000। तो n का वैल्यू यहां पे मैं ले रहा हूं 2000। उसके बाद a का वैल्यू दिया गया है 1500। a का वैल्यू दिया गया है 1500। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या दिया गया है? b का वैल्यू दिया गया है 100। b का वैल्यू आ रहा है 100। ए बी का वैल्यू क्या आ रहा है? 350। ए बी का वैल्यू आ रहा है 350। फाइन। आप देख सकते हो व्हाट वी आर सपोज टू सॉल्व। हमें बताना है कि क्या ये हमारा कंटिजेंसी टेबल कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, या हमारा डेटा क्या कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है।
इनकंसिस्टेंट कब होगा? अगर एक भी क्लास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? नेगेटिव। आप आराम से यहां पे देख सकते हो, लाइक अगर मैं यहां पे लूंगा ये b का वैल्यू आ रहा है 100 और n का वैल्यू क्या आ रहा है 2000, तो बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1900, वो मैं यहां पे लिखूंगा। वैसे ये सारा डेटा यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल हम कंटिजेंसी टेबल को फिलअप करेंगे। यहाँ पे a का वैल्यू आ रहा है 1500, टोटल का वैल्यू आ रहा है 2000, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 500, क्योंकि 1500 प्लस 500 जब हम करेंगे तो 2000 आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है 1500 और ए बी का वैल्यू क्या आ रहा है 350। 350 अगर हम 1500 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1150, तो ए बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1150। यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या आ रहा है 1900 और यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है 1150। तो इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, आई गेस यहाँ पे बचेगा 750, ठीक है। और लास्ट पे यहाँ पे आप देखोगे बी का वैल्यू क्या आ रहा है 100 और ए बी का वैल्यू क्या आ रहा है 350। 350 को मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा ताकि नंबर 100 बन जाए, तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा -250, यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा -250। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली, एक क्लास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या आ रही है नेगेटिव, एक क्लास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या आ रही है नेगेटिव, सो ओवर डेटा इज इनकंसिस्टेंट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। हम इसको डायरेक्टली पहले ही निकाल सकते थे, बट देन मैंने यहां पे कंटिजेंसी टेबल को पूरा फिलअप कर लिया। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। विथ 3 एट्रीब्यूट्स ए बी सी द टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज आर। अगर हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स है ए बी सी, आपको बताना है टोटल अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज कितनी आ जाएगी। फॉर्मूला क्या है? अगर हमारे पास n एट्रीब्यूट्स होंगे, अगर हमारे पास n एट्रीब्यूट्स होंगे तो टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज कितनी होती है 2 रेज़्ड टू पावर n। अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या दिया गया है 3, ठीक है, तो n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 रेज़्ड पावर 3 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। सो इन केस ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज कितनी आ जाएगी 8। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एसोसिएशन एंड इंडिपेंडेंस के बारे में, जो भी मेथड्स वहां पे होंगे उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।